नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्वलंत डिबेट संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन पांडे। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने एक नई शपथ ली है। आज उन्होंने ये शपथ ली है कि बीजेपी को हराना है। उनका यह भी कहना था कि उनको किसी पद की लालसा नहीं है। जितने भी पद थे उन सभी पदों पर वो रह चुके हैं। आगे बढ़ते हुए एक कदम उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव विपक्ष के तौर पर अच्छा काम कर रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव को किसी पद की लालसा नहीं है। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि बीजेपी को हराने के लिए एकजुट बने रहना है और एकजुट बने रहेंगे। तो इन बातों का मतलब क्या है? क्या इन बातों से समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत होने वाली है? क्या शिवपाल सिंह के आने से जो राजभर खेमा है, ओम प्रकाश राजभर, वो भी, उसके तेवर भी नरम दिख रहे हैं, नरम लग रहे हैं। और शायद इस तरह का बयान भी आया था उनका कि अगर शिवपाल सिंह यादव पहल करेंगे तो अखिलेश यादव से एक बार फिर से बातचीत हो सकती है। तो क्या निकाय चुनाव के साथ साथ ये एक तरह से बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एक सशक्त मोर्चा शिवपाल सिंह यादव बनाने में कामयाब रहेंगे? इन तमाम मुद्दों पर आज की डिबेट है। अपने मेहमानों से परिचय कराएं उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल सिंह यादव के। इसी पार्टी में रहेंगे। पद मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो, और फाइनल है। यह हमारी पार्टी है। नेताजी के साथ लगातार जिम्मेदारी हमारी भी तो है। हमारी भी तो जिम्मेदारी है, हैं? हम सभी पदों पर रह चुके हैं। कोई पद ऐसा बचा नहीं जो मैं न रहा हो। पद की लालसा नहीं है, कोई लालसा नहीं। विरोधी दल भी मैं रह चुका हूँ, नेता। और फिर देखिए, अखिलेश भी नेता विरोधी दल हैं तो वो अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, अच्छे, हम बेहतर भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, हमारी भूमिका जो है, हमारी बिल्कुल भूमिका है। हम तो बिल्कुल मिल करके संगठन को मजबूत करके, और जो जो उत्पीड़न हो रहा है और जहाँ जहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर जहाँ जहाँ उत्पीड़न होगा तो किसी भी कीमत पे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब अखिलेश निकलेंगे तो और ज़्यादा जनता निकलेगी। और ये देखिए, माहौल अब बनना शुरू हो गया है। अब माहौल बनना शुरू हो गया है, और वो इसलिए हो रहा है कि इतना भ्रष्टाचार, इतना उत्पीड़न तो कभी नहीं हुआ है। विपक्ष को भी हम लोगों में, हम भी सरकार में रहे हैं, विपक्ष को हमेशा हमने माना है, विपक्ष को भी संतुष्ट किया है। लेकिन ये तो विपक्ष को बिल्कुल खत्म करना चाहती है सरकार। नहीं भूलना चाहिए कि वो अखिलेश यादव जो अपने पिता को लात मार के स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, चाचा को मंच पे बेइज्जत किया और अपनी पत्नी के चुनाव में जाके हाथ पैर जोड़ करके मनाने का काम किया, और वो उनकी बातों में आकर के आज जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप कई सारे उनके बयान निकाल करके देखेंगे तो उनकी जो बयान में विरोधाभास है तो वो भी सामने दिखाई पड़ेगा। लेकिन मैं यही कह सकता हूं कि इन सब लोगों ने इस प्रदेश को लूटने का काम किया। आप एक साल के अंदर शिवपाल जी का बयान देख लीजिए, एक साल के अंदर अखिलेश जी का बयान देख लीजिए, एक साल के अंदर ओम प्रकाश का बयान देख लीजिए, किसी नेता का एक साल के अंदर बयान देख लीजिए। जहां तक सवाल आपने शिवपाल जी का कहा, शिवपाल जी कहां अलग थे? समाजवादी पार्टी के टिकट पे, सिंबल पे चुनाव लड़े, अलग तो थे नहीं। अलग मैं तब मानता जब वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ते। तो शिवपाल सिंह यादव क्या अपने नए
तेवर और नए कलेवर के साथ बीजेपी के लिए चुनौती बनेंगे? क्या शिवपाल सिंह यादव, जो कि उनको माना जाता है कि उनकी संगठनात्मक क्षमता अच्छी है, तो क्या आने वाले निकाय चुनाव, आने वाले नगर निगम चुनाव में वो कहीं ना कहीं बीजेपी को चैलेंज करेंगे? विपक्ष का क्या रोल होगा? और कुल मिला जुला के जिस तरह उन्होंने कहा कि विपक्ष को चलने नहीं दिया जा रहा है और इस तरह से दमन किया जा रहा है, तो क्या वो एक नए तेवर के साथ बीजेपी के लिए 2024 में चुनौतियां खड़ी करेंगे? इसी पर आज की डिबेट है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय करा दें आपसे। एसएन सिंह साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फखरुल हसन चांद साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरुण राजभर, महासचिव एसबीएसपी, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभात शुक्ला, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अरुण राजभर जी से लेना चाहते हैं। अरुण राजभर जी, आज ओम प्रकाश राजभर जी, जब से शिवपाल सिंह यादव, जब से चाचा और भतीजे का मिलन हुआ है, चाचा भतीजे एक हुए हैं, ओम प्रकाश राजभर जी के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने इशारा तक दिया है कि अगर शिवपाल सिंह पहल करेंगे तो फिर से बातचीत हो सकती है। आपका रिएक्शन? देखिए, राजनीति में हर नेता का एक शिष्टाचार होता है और हर नेता से, एक नेता से जरूर बात करनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं होता है कि उसका परिणाम या उसका दुष्प्रचार क्या होगा, उससे कोई लेना देना नहीं। हमारे संबंध जिससे रहते हैं उनसे बात करने में कोई गुरेज नहीं होती है। हाँ, लेकिन जब राजनीतिक फैसले लेने की बात आती है तो उस समय प्रतिक्रियाएं कुछ अलग हो जाती हैं। सवाल पत्रकार महोदय द्वारा जो पूछा गया था, उसी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो जवाब दिया था कि अगर बात करना चाहेंगे तो बात करने में कुछ जाता नहीं है, हम बात कर लेंगे। लेकिन वहां गठबंधन या कोई ऐसी चीजों को लेकर के अगर कोई बात करना चाहेगा तो उसकी बातें अलग हो जाती हैं। सवाल इस बात का है कि जिस कार्यक्रम को लेकर के हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अभी आपने देखा है कि 18 तारीख को हमने उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में हमने महिला हक अधिकार महारैली किया और पूरे 6 जनपदों से हमने महिलाओं को जुटा करके एक संदेश दिया कि देखो, जब तक महिलाओं को जागरूक नहीं किया जाएगा तब तक उत्तर प्रदेश में जो निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसके भले के बारे में कोई नहीं सोच सकता। और एक बड़ी कार्यक्रम हुआ और उसी से बौखला करके तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा लगाया गया। यहां तक कहा गया कि भाजपा में सुभाषपा का विलय होने जा रहा है, यहां तक कि कहा जा रहा है कि ये लोग सौदा कर लिए हैं। तो देखिए, जिसका चरित्र पहले से जैसा रहा है वो दूसरे आदमी को, सामने वालों को अपने ही चरित्र की तरह देखता है कि नहीं, ये भी आदमी उसी तरीके से होगा। सुहेल से भारतीय समाज पार्टी जितनी तेजी से बढ़ रही है, जितना तेजी से उसका कार्यक्रम चल रहा है, उतनी तेजी से बौखलाहट बढ़ रही है समाजवादी पार्टी अन्य नेताओं के और उनके दलों के नेताओं में। क्योंकि हम जितना सक्रियता, देखिए चाचा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तिल का ताड़ बना रहे, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। चाचा अब कुछ नहीं कर सकते हैं, जो हवा बने थे वो हवा निकल चुके हैं और जितनी ताकत उन्होंने नेताजी के समय में पैदा किया था वो भी ताकत खत्म हो चुकी है। अब वो जमीन पर जितना अपमान समाजवादी के कार्यकर्ताओं ने चाचा का किया था, अब वो चीजें मिल करके अब सोचेंगे कि दिल मिला करके वो चीज पूरा कर लें, तो वो आसान नहीं है, बहुत कठिन है। जैसे होता है ना कि बिल्ली जब गर्म दूध पी लेती है और उसको जल जाती है तो माठा भी फूक फूक के पीती है, उसी तरीके से मैनपुरी चुनाव था तो तिल का ताड़ बनाया जाता था कि अब चाचा को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, अब बदलाव कर देंगे, 24 में बहुत तूफान खड़ा कर देंगे। हुआ क्या कि जब मैनपुरी चुनाव संपन्न होने के बाद किनारे लगा दिया, अब वो अपने मन से कह रहे हैं कि हम संगठन में जो भी पद मिलेगा जैसे रहेंगे, हम कार्यक्रम करते रहेंगे, संगठन के लिए करते। तो वो है सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी अपना कार्यक्रम कर रही है, हमें दूसरे दलों के बारे में कोई चर्चा नहीं करना है। हमें सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा, उनके कार्यक्रम जो हमारे निर्धारित है, उस कार्यक्रम की तैयारी में हम आगे हम कार्यक्रम तय कर रहे हैं और उसको हम करने की तैयारी कर रहे हैं। हमें अपने एजेंडे पर काम करना है, हमें किसी दूसरे दल के एजेंडे पर काम नहीं करना है। हाँ, सवाल इस बात का है कि हमारे संबंध सरकार में बैठे हुए कुछ मंत्रियों से है, अगर हमारे नेता वहां मुलाकात करने जाते हैं तो उसका भी मायने गलत निकाल लिए जाते हैं और समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा ही निकाले जाते हैं, दूसरे दल के नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं। यानी सुभाषपा अभी फिलहाल कहीं कोई अलायंस करने के, कहीं कोई गठबंधन करने के मूड में नहीं है और अभी निकाय चुनाव वो अपने सिंबल पर इंडिपेंडेंट ही लड़ेगी, आप ये कहना चाहते हैं?
हाँ, नहीं, हमारे कार्यक्रम पूरे मजबूती से जितने नगर पंचायत सीटें हमारे कार्यकर्ता लड़ना चाहते हैं, पार्षद वार्ड के लड़ना चाहते हैं, अब पूरी तैयारी बना चुके हैं। अगर कोर्ट द्वारा सहमति मिल जाती, आयोग अगर निर्वाचन आयोग अगर तारीख का ऐलान कर देता है, हम मैदान में हैं और हम पहले भी चुनाव जीते हैं और पहले बहुत मजबूती से लड़े हैं, आगे भी हम मजबूती से लड़ेंगे। हम नगर पंचायत चुनाव में हम बहुत किसी दल से गठबंधन के मसले में नहीं है। हाँ, हम जितना कार्यक्रम चलाए हैं, जितना हमने अपने संगठन बनाया है, जितने सीटों पर हमने मेहनत किया है, उन सीटों को जीतने के लिए हम रणनीति बनाए हुए हैं। और उसी के साथ साथ हम बड़े कार्यक्रम 50,000 का कार्यक्रम हर मंडल पर हम महिला सम्मेलन करने जा रहे हैं। पहला कार्यक्रम हमने कर दिया है, अभी हमें 8 मंडलों में कार्यक्रम करना है और उसकी तैयारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे संगठन के लोग कर रहे हैं और अनवरत उसकी समीक्षा बैठक हो रही है और उसी आधार पर नगर पंचायत की भी सीटें तय हो रही है और वहां भी कार्यक्रम मजबूत हो रहे हैं, वहां भी कार्यकर्ताओं को ऊर्जा दिया जा रहा है। आगे भी 2024 का भी इसी से रास्ता बन रहा है। हम जिन मुद्दों के राजनीति करते हैं उन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी, अन्य दलों के नेता बात करना नहीं चाहते हैं। हम तो दावा करते हैं, हम तो चैलेंज करते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता बता दें कि हमारे नेता अगर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए सदन में खड़ा होकर के बोला और सदन में खड़ा हुआ तो विरोध करने के लिए सबसे पहले कौन खड़ा हुआ? अति पिछड़ों का भला करने की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो फिर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जिस अति पिछड़ों का भला होना है उसको लागू कराने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता पिछड़ों के हितैषी बनते, क्यों नहीं बोलने की बात करते हैं? ये बात तब करते हैं जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं, तब इनको याद आता है कि पिछड़ों को सम्मान मिलना चाहिए, पिछड़ों को अधिकार मिलना चाहिए, पिछड़ों को आगे बढ़ना चाहिए, पिछड़ों को न्याय मिलना चाहिए। जब जनता इनको पैदल कर देती है तो ये, चलिए आपकी बात का जवाब, ये इतिहास हो गया इन लोगों का कि आपकी बात का जवाब फखरुल हसन चांद साहब से लेते हैं। फखरुल हसन चांद साहब, पहले इनकी बात का जवाब दीजिए, उसके बाद शिवपाल जी पर चर्चा होगी। रमन जी, मैं समझता हूँ जितनी शालीनता से, जितने शांति से मैंने जो है अरुण जी को सुना, वो भी मुझको उतनी ही शांति से सुनेंगे। देखिए रमन जी, पूरी इनकी आपने पूरी बात सुनी, कहीं पे भी आपको भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं मिला। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो हवा समाजवादी पार्टी की बता रहे निकल गई, जो समाजवादी पार्टी मैनपुरी में 2,88,000 वोट से जीती। हाँ, ये अलग बात है कि ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी भी वहां पे भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रचार कर रही थी मैनपुरी, लेकिन देखिए ओम प्रकाश राजभर जी की मजबूरी क्या है? कल हमने देखा कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में बैठे, तो आज वो कैसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल? इनकी भाषा से, इनके पूरे भाषण से तो ऐसा लगा जैसे समाजवादी पार्टी सत्ता में हम पिछड़ों का आरक्षण खा गए हों। अरे भैया, जिन्होंने शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का आरक्षण खा लिया, आपके मुंह से तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक शब्द नहीं निकल रहा है। अभी निकाय चुनाव होने जा रहा है, माननीय उच्च न्यायालय ने उसको स्टे कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो पिछड़ों के आरक्षण की व्यवस्था है वो पूरी तरीके से पारदर्शी नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसका पालन नहीं हुआ। लेकिन आपको सवाल कहां खड़ा करना है? समाजवादी पार्टी पे। भारतीय जनता पार्टी से चंदा मिल रहा है आपको, क्योंकि चंदा मिल रहा है, आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, आपका गठबंधन है, तो आप कैसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल? तो अरुण राजभर जी, पहले तो आप एक बात को जान लीजिए, समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है और जो सत्ता में होता है सवाल उससे पूछा जाता है। अगर दम होता है तो आपकी पार्टी में वो दम नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी से आंख में आंख मिला के बात कर सके। हाँ, अच्छा, ये बताइए चांद साहब एक बात बताइए, शिवपाल सिंह यादव को आगे आके खुद ही स्वयं ही ये क्यों कहना पड़ा कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है? इसलिए कि मैनपुरी चुनाव जीतने के बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि इनको ये बना दिया जाएगा, उनको वो बना दिया जाएगा, इनको ये अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। रमन जी, समाजवादी पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है और समाजवादी पार्टी में हार जीत के बाद चुनाव चाहे हारते या जीतते, उसकी समीक्षा होती है, संगठन की बैठक होती है और संगठन की जब बैठक होगी तो आदरणीय शिवपाल यादव जी की भूमिका क्या होगी वो तय हो जाएगा संगठन की बैठक में। अभी तो हमने समीक्षा बैठक की नहीं। आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार दौरों पे हैं। कल कानपुर गए थे, हम एक जो पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी वहां परिवार से मिलने का काम किया और हमारा एक विधायक जिनको भारतीय जनता पार्टी की सत्ता शासन ने फंसा दिया है उनसे जेल में मिलने गए। तो अभी लखनऊ कार्यालय में जब आदरणीय अखिलेश यादव जी बैठेंगे, संगठन की बैठक होगी, हम समीक्षा करेंगे, तो आदरणीय शिवपाल यादव जी ने जैसे कहा कि वो तो सारी भूमिका में रह चुके, तो ये आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तय करना है कि आदरणीय शिवपाल यादव जी की भूमिका क्या रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी या हमारे अरुण भाई, आप चिंता मत कीजिए, चाचा हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे, उसको उन पे आप सवाल खड़े मत कीजिए।
हवा जो निकली है वो भारतीय जनता पार्टी की निकली है और आपकी हवा थी नहीं, तो हम तो कहेंगे ही नहीं कि आपकी हवा निकल गई। और आप कहां किसके साथ खड़े होते हैं? आप तो अपने विधायक के साथ नहीं खड़े होते। आपने कहा कि जब अब्बास की बात आई तो आपने कहा चलिए हमारे साथ एसएन सिंह, आपकी बात खत्म हो गई, हमारे साथ एसएन सिंह भी हैं, प्रवक्ता बीजेपी जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, पहले तो इन्होंने फखरुल हसन चांद साहब ने एक टिप्पणी की है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे एक विधायक को फंसा दिया है, उनसे मिलने गए थे। खैर वो बात बाद में होगी। चांद साहब, ये एक उनके खिलाफ बाकायदा एफआईआर हुई है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जैसा भी होगा वो नहीं रमन जी मुकदमा कैसे लिखा जाता है, क्या होता है, कम से कम आप पत्रकार हैं, मैं समझता हूं कि आप इस पे कहीं बहस नहीं है। जो मुकदमे जिस तरीके से लिखे गए, मतलब जिसका घर जला, अच्छा ठीक है, जिसका घर जला, जिसका घर जला, क्या मेरी बात सुन लीजिए। अब आपने सवाल उठाया है क्या बकरी चोरी, किताब चोरी, शराब की दुकान में लूट करना, ये मुकदमे नहीं लिखे गए क्या? चलिए इसका जवाब बीजेपी प्रवक्ता देंगे, इसका जवाब बीजेपी प्रवक्ता देंगे, लोगों के खिलाफ मुकदमे फर्जी नहीं लिखे, इसका जवाब बीजेपी प्रवक्ता देंगे। चलिए एसएन सिंह साहब बताइए। देखिए, पहले हम लोग शुरुआत एक परिवार वाली पार्टी से करते हैं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है और वो 12 से 17 तक उसी बात की चर्चा चलती रही। मुझे लग रहा है 17 के बाद तो जनता ने उनको नकार के इतना किनारे लगा दिया कि उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। रमन जी, चाहे वो युद्ध में एक योद्धा लड़ रहा हो वो, या राजनीति कर रहा व्यक्ति अगर संतोष की बात करने लगे, सरलता दिखाने लगे, तो जानिए कि वो हार मान लिया है, वो हार गया है। क्योंकि अक्टूबर के महीने में शिवपाल जी कहते हैं कि वो चापलूसों से गिर गए और हम लालची व्यक्ति नहीं है कि उनके लालच पर जाएंगे। कौन कहता है? आदरणीय शिवपाल जी कहते हैं अखिलेश यादव जी के लिए। उसके थोड़े दिन और पहले अगस्त में कहते हैं कि अरे भाई, उनके लिए तो वो रणनीति बनाते हैं जो कभी चुनाव में गए नहीं, ऐसे चाचा के वो साथ हैं जो कभी चुनाव लड़े ही नहीं, जो जनता को जानते ही नहीं है। तो असली नकली कौन है? वो नकली से घिरे हैं और असली से दूर है। मैं कह रहा हूं, ये बयान कौन देता है? आदरणीय शिवपाल जी। तीसरा बयान शिवपाल जी कहते हैं कि अरे भाई, सबसे ज्यादा अगर अपमानित कहीं मैं हुआ तो समाजवादी पार्टी के उस कार्यकाल में जब से अखिलेश यादव जी बागडोर संभाले हैं। ये भी कौन बात कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा, रमन जी ने सवाल नहीं पूछा और किसी पार्टी ने नहीं कहा, ये भी शिवपाल जी ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो आहत थे, वो आदरणीय मुलायम सिंह जी के भाई थे। ऐसा तो है नहीं कि शिवपाल जी दुकान से कोई सर्टिफिकेट लेकर आए हैं बीच में कि ये देखिए ये चीजें मैं खरीदा हूं, अब आज से ये मोटरसाइकिल हमारी होगी। वो तो पहले भी चाचा थे, पहले भी वो उनके परिवार के थे और उनका अनादर कौन किया? आदरणीय अखिलेश यादव जी। ये तो परिवार की बात रही। अब आइए कि भाई बीजेपी का क्या होगा। तो 2017 में भी आप समाजवादी पार्टी के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी का तो कुछ नहीं हुआ। 2019 में भी अर्धसैनिक के तौर पे आप समाजवादी पार्टी के साथ थे और 2022 में पुनः आप समाजवादी पार्टी के साथ थे। तो जनता ने यह माना कि ये परिवार की पार्टी है, इससे जनता का भला नहीं होना। तो इस नाते उन लोगों ने समाजवादी पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी पर आए। चौथा सवाल फखरुल साहब का अभी था। मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति जो बांग्लादेशी हो, जो भारत को तोड़ने के लिए जासूसी का कार्य करता हो, क्या यह देश आपका नहीं है? आप उसके साथ नहीं खड़े हो सकते हैं, उसके लिए एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। और ऐसा परिवार जो भारतीय जनता पार्टी का नहीं, जिसका घर जलाया जाता है, जिसकी जमीन कब्जा की जाती है और जो स्वतः व्यक्ति फर्जी आधार कार्ड लगाकर और दिल्ली से मुंबई भाग जाता है, 420 करता है। आप कहते हैं कि इस समय जो पारदर्शी, ईमानदार और जवाबदेह उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, ऐसे फर्जी लोगों के साथ है। मैं कह रहा हूं परिवार की लड़ाई आप लड़िए, इससे जनता को क्या लेना है? क्योंकि रमन जी का डिबेट आज अब परिवार पे था, इसलिए हम कह रहे हैं इस परिवार के नाते भारतीय जनता पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। परिवार में ही आप लड़के पहले भी हार गए थे और मुझे लगता है कितना असर पड़ेगा ये प्रकाश शुक्ला जी से जानते हैं। प्रकाश शुक्ला जी, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे दिमाग में बार बार एक चीज आ रही है, जवाब देना चाहूंगा। जी बोलिए, जवाब दीजिए। चलिए आप देखिए, आपने बयानों की बात की, पेंडुलम किसने कहा था, उसके बाद चुनाव परिणाम क्या रहा, वो सबने देखा। आपने कहा परिवारवाद वाली पार्टी है, तो हम अगर आपके परिवारवाद की बात करना शुरू करेंगे पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी। लेकिन इसी अरे भाई, तो बीजेपी ने कुछ नहीं कहा, हम तो पूरी चर्चा आपने उसमें की है। हमने तो सभी शिवपाल जी पे कहा, हमने आदरणीय शिवपाल जी पे कहा कि आदरणीय शिवपाल जी ने कहा, आदरणीय शिवपाल जी ने राम गोपाल जी पे इशारा करते हुए कहा
इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? शिवपाल जी को निकाला कौन था? शिवपाल जी को अलग कौन मानता था? शिवपाल जी को धक्का कौन दिया था? तो आप लोग को तय करना है। शिवपाल जी का सम्मान करिए, शिवपाल जी का अपमान करिए, दूसरा कोई तो। चलिए, प्रकाश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अपमान की नहीं, लेकिन एक चीज और रमन जी बता दें, जब जब आवश्यकता लगी और उनको लगा कि राष्ट्रवाद के साथ खड़ा होना है, तो शिवपाल जी 2019 में भी खड़े रहे और 2022 में राष्ट्रपति चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे। मुझे लगता है, लेकिन अब वो समाजवादी, अब उन्होंने कहा नहीं, अब उन्होंने कहा है कि वो समाजवादी पार्टी का दामन जीवन भर नहीं छोड़ेंगे। प्रकाश शुक्ला हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हमको समझ में आ रही है। एक तो आज शिवपाल सिंह यादव का ये बयान कि उनको किसी पद की लालसा नहीं है, वो बहुत सारे पदों पर रहे हैं। जाहिर सी बात है, वो बहुत सारे पदों पर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों का नेतृत्व किया उन्होंने। एक तो ये बयान। दूसरा, अखिलेश यादव विपक्ष के तौर पर अच्छा काम कर रहे हैं। तीसरा, समाजवादी पार्टी में जीवन पर्यंत बने रहेंगे। चौथा, दमनकारी सरकार है। और पांचवा, बीजेपी का विरोध करेंगे। कुल मिला जुला के जो ओम प्रकाश राजभर, ये तो हो गई शिवपाल जी की बात, ओम प्रकाश राजभर का टोन जो दिख रहा था आज, वो टोन पहले के टोन से डिफरेंट था। ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये नगर निगम चुनाव के बाद, नगर निगम चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो क्या आपको लगता है कि शिवपाल सिंह यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी उभरेगी बड़ा बन के, और बीएसपी आएगी, कांग्रेस आएगी, और एक बड़ा गठबंधन बनाने की तरफ ये अग्रसर हो सकते हैं 2024 में बीजेपी के खिलाफ? ऐसा हो सकता है क्या? जी रमन जी, यहाँ पहले तो इस छोटी सी बात का एक आंसर एक मैं आपको उत्तर दे दूँ। जहाँ तक ये राजभर साहब का जो आज का बयान है, जो हालिया बयान है, इसको लेकर के कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है इनका, चूँकि अभी ये नया अब ये परमानेंट वाला गठबंधन दिख रहा है। जैसे नहीं कहा था कि फाइनल घर वापसी, तो चूँकि अब फाइनल घर वापसी हो चुकी है और खुद भी स्वीकारा जा चुका। और सच में देखा जाए कि राजनीतिक कैरियर जो रहा है माननीय शिवपाल जी का, और जो उम्र है उनकी, सब कुछ देखते हुए, और भविष्य की जो उनकी अभिलाषाएं हैं राजनीति को लेकर के अपने परिवार को उसके साथ में, अपने स्वयं के परिवार की बात कर रहा हूँ मैं, उनके बेटे और तमाम आगे, तो ऐसे केस में बिल्कुल साफ सी बात है कि वो एक फाइनल घर वापसी है। अब ये एक फाइनल घर वापसी है। मैनपुरी में जो कुछ हुआ, काफी कुछ भी कह लें, लेकिन उसका श्रेय तो काफी हद तक शिवपाल जी ने लूट नहीं लिया, और इस चीज का एहसास पूरी समाजवादी पार्टी को है। जो भी तमाम सारे और भी छोटे बड़े गठबंधन हैं उनको भी है, और इसका बहुत मजबूत एहसास भाजपा को भी है। तो राजभर जी साहब तो कुछ नहीं, ये तो वो है कि भाई तुमसे भी दोस्ती है, तुमसे भी दोस्ती है, सब हमारे ही अपने हैं, और जब जहां जरूरत पड़ेगी उसके घर बैठ के चाय पी लिया जाएगा, क्योंकि किसी की भी घर की चाय किस दिन अच्छी मीठी बन सकती है। तो इस पार्टी का तो यही कॉन्सेप्ट है, शुरू से देखने में अभी आ रहा है। तो इन पे तो मैं बहुत ज़्यादा इन पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सभी पार्टियों जो भी सत्तासीन रही हैं और या हैं, इन सभी को इनका भी प्रकृति पता है। तो बहुत तो वो गंभीर बात नहीं, कल को पलट सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है रमन जी। अगर इनको मजबूत होती हुई पार्टी दिखी तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इनको पलटने में। अब आ जाते हैं बात कि क्या असर होने वाला है, चाहे हमारे शिवपाल जी हों और अखिलेश जी का जो अब इस बार जो गठबंधन दिख रहा है, गठबंधन और घर वापसी, इसमें देखिए अखिलेश यादव जी का अपना कोई भी इसमें बयान अभी तक नहीं आया है, ना उन्होंने कोई इस तरीके की कोई टीका टिप्पणी चाचा जी के बयान पर की है। लेकिन एक चीज जरूर है, जिस प्रकार से अखिलेश जी चाहते थे कि चाचा रहें, लगभग उसी रास्ते पर चलकर चाचा जी अब शामिल हो रहे हैं। कुछ बोलो ना, मेरी सत्ता स्वीकार करो, मुझे नेता स्वीकार करो और आगे बढ़ो। ये तो जरूर है कि एक जो शब्द इन्होंने अभी हमारे भाई बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि सच बात है कि जो इन्होंने स्टेटमेंट, जो इन्होंने याद दिलाया स्टेटमेंट का था चाचा जी का, कि कोई चुनाव नहीं लड़े हैं अखिलेश जी। कायदे से अगर देखा जाए तो फ्रंट पर चुनाव, वो चाहे मुख्यमंत्री भी बने हों, लेकिन वो भी चुनाव अखिलेश जी का के नाम पर नहीं था अकेला। सीधी सी बात यह है, चुनाव लड़ने का मादा अगर समाजवादी पार्टी में किसी को है और चुनाव की नब्ज कोई पकड़ता है, तो वो भी अभी इनके पास में एक ही व्यक्ति बताए। और मैं हर डिबेट में ये बात कहता हूं लोगों से,
समाजवादी पार्टी हमारे के जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, कई बार इन चीजों पर चर्चाएं हुई। भाई वही एक व्यक्ति है जो असली नेताजी का शिष्य है, चेला है, जिसने मुलायम सिंह से सीखा है कि राजनीति क्या होती है, सड़क की राजनीति क्या होती है, जमीन से जुड़कर राजनीति क्या होती है, कैसे लोगों को जोड़ा जाता है। अभी क्या कर रहे हैं, अभी चाचा जी ने जब ज्वाइन किया और ये मैनपुरी वाला घटना हुई, इसके बाद में एक मैसेज तो सबके पास चला गया। हमारे चाचा जी ने एक चीज पाली रमन जी की, यही एक सही समय है जब अपने को सरेंडर कर दो और सारी बातें स्वीकार कर लो और अखिलेश जी के साथ बढ़ो। मुझे लगता है इस पर अब अखिलेश जी का कोई भी मनमुटाव नहीं दिखना चाहिए और ये सही में फाइनल घर वापसी होनी चाहिए। इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव में? जी, इम्पैक्ट का ये है, चूंकि चुनाव लड़ा, चूंकि मैंने इसलिए अभी ये बात की कि चुनाव लड़ने का सच में जो तरीका क्या होता है वो शिवपाल जी से बेहतर समाजवादी पार्टी में तो फिलहाल कोई नहीं जानता। तो फॉर्मूला उनके पास जरूर होंगे और वृद्ध हैं, वरिष्ठ हैं और बहुत तजुर्बा है उनके पास में, उसका फायदा समाजवादी पार्टी को बहुत मिलने जा रहा है, बशर्ते अखिलेश जी यहां पर अब कहीं भी कुछ ऐसा न परिस्थिति फिर से बनने पाए कि वो फिर अलग अलग दिखें। ये जो चुनाव होने वाला है निकाय चुनाव, ये है जमीन के चुनाव, और ये जमीन के चुनाव अब दर्शा देंगे कि कितनी इनकी अभी भी पैठ बची है चाचा जी की, या वो सब खो चुके हैं। 3 बार साथ में आके चुनाव लड़े, जैसे अभी बताया भी हमारी भाजपा के साथी ने, वो बता रहे थे कि भाई तीनों बार आकर के वो लड़े भी अपनी पार्टी से, फिर वापस अलग चले जाते हैं, कभी अपनी पार्टी के सिंबल को लेकर के नहीं लड़ते रहे। तो हुआ क्या कि आप देखिए, किसी भी हथियार से बार बार अगर वार कीजिए तो एक समय बाद वो भुतरा होने लगता है। कुछ वैसा ही होता मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये आखिरी पारी खेल रहे हैं हमारे चाचा जी, और इसके बाद मुझे लगता नहीं कि उनका कोई और आगे भविष्य है। अब इनको सेटल करना है फाइनल, चाहे वो प्रेसिडेंट का चुनाव रहा हो, ये सब देखिए बाहर के चुनाव बड़े चुनाव होते हैं, इसका प्रदेश की और शहरों की राजनीति से कोई मतलब लेना देना होता है नहीं। अच्छा मौका है न सिर्फ चाचा के लिए बल्कि अखिलेश जी के लिए भी कि इस चीज का फायदा उठाएं, मिलकर के चुनाव लड़ें, तो हो सकता है एक बड़ा डेंट ये बीजेपी को मार सकते हैं। एक चीज मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा, मैं जो देख रहा हूं लगातार, अब आजकल चुनाव जमीन से ज्यादा ये लोग सोशल मीडिया और तमाम इस तरीके के माध्यमों के जरिए लड़ने लगे। तो जो पीआर एजेंसीज हैं जिन जिन पार्टियों की, मैं उस पर देख रहा हूं कि बजाय किसी और पार्टी पर टीका टिप्पणी करने के, इधर पिछले 10 से 15 दिन के अंदर समाजवादी पार्टी को लेकर के भाजपा की तरफ से सोशल मीडिया पे खासतौर एक जैसे कि एक प्लान्ड वे में पूरी मुहिम चल रही है। पूरा टारगेट है, वाकई उन्होंने अपने हैशटैग्स बना रखे हैं, तमाम तरीके से वो लोग फ्लोट कर रहे हैं चीजों को, और वही समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आ रहा है। साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से आगाह है कि एक बड़ा खतरा तैयार हो चुका है, इससे पहले कि चिंगारी आग में बदले पहले रोक दिया। एसएन सिंह साहब से पूछते हैं, कितना बड़ा चैलेंज आप समझते हैं नगर निगम और निकाय, स्थानीय निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को शिवपाल सिंह के आने के बाद बीजेपी के लिए? देखिए, हम खतरा जरूर मानते, कोई ऐसी पार्टी होती जो सत्ता में रहते हुए प्रदेश का भला की होती तो निश्चित तौर पे वो खतरा होता, क्योंकि प्रदेश के लोग तो खुशहाली चाह रहे हैं, समृद्धि चाह रहे हैं। लेकिन ऐसी पार्टी जो सत्ता में रहती है और मऊ मुजफ्फरनगर के दंगे हो जाते हैं, भला बुलंदशहर बदायूं के दुष्कर्म हो जाते हैं और जवाहर कांड हो जाता है, और पूरी पार्टी शिद्दत से, प्रभु सुन लीजिए, पूरी पार्टी शिद्दत से एक धर्म के साथ खड़ी हो जाती है। हमारे मुस्लिम प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं कह रहा हूं कोई भी धर्म खराब नहीं होता है, मैं इनके धर्म को भी कह रहा हूं, अपने धर्म को भी कह रहा हूं, लेकिन एक ऐसी पार्टी सत्ता में थी जिसको मथुरा काशी जाने से डर लगता था, जिसकी सरकारें गिर जाती थी कुंभ में स्नान करने से। पहले इनकी बात सुन लीजिए भाई फखरुल जी, फिर बीच में मैं भी बोलूंगा, 30-40 मिनट तो मैं बोल ही सकता हूँ। फखरुल हसन साहब पहले इनकी बात मेरी बात इसके बाद जवाब दीजिएगा, पहले इनकी बात सुन लीजिए। फखरुल हसन साहब पहले इनकी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा, बोलिए। देखिए, मैं कह रहा हूं कि निश्चित तौर पे ऐसी सरकार रहती जो कुछ अच्छे कार्य किए होते तो लोग उसको अपनाते, क्योंकि जब पुरानी चीजों को याद करते हैं तो झकझोर जाता है कि कैसी सरकारें चल रही थी, कैसी सरकारें चल रही थी कि मेरठ में इनके सलाहकार थे, किसी की आवाज नहीं आएगी, आप लोग एक एक करके बोलिए। बिजली के बिल नहीं बात सुनिए, फिर बोलिए। और अधिकारी जाते थे तो मार के गिरा दिए जाते थे, और जो जिस लड़की को पसंद करते थे वो वहीं ले आ दिया जाता था।
आज ऐसी सरकार चल रही है कि वो देश छोड़कर विदेशों में शरण लिए हुए हैं। एक ऐसी सरकार चलती थी 365 दिन में से 300 दिन जो है दंगे होते थे, 300 दिन तक कर्फ्यू लगे होते थे। अंततः प्रदेश के चुनाव को किसी भी तरीके से वो कम्युनल बनाना, इसमें कोई चीज छुपी नहीं है। अरे भाई, तरीके का डिस्कशन जरूर होगा। ये बताइए, सवाल हमसे पूछा जा रहा है, जवाब आप दे रहे हैं। बात एक सीरियस ये है पार्टी के पास यही रह गया है, क्राइम का ग्राफ न तब समाजवादी कम पार्टी था के न पास आज कम आपको तो सत्ता है। ये जमीन पे जो लोग हैं वो जनता जान रही है। जनता ने आपको नहीं तो अगर आप गिनवाने पे आएंगे तो इस समय की भी सरकार के तमाम सारे क्राइम का ग्राफ आप गिनवा सकते हैं। दरअसल ये लोग, हाँ एक्चुअली वो आप डेटा उठाकर देख लेंगे तो वो सारा डेटा सब कुछ सामने आईने की तरह से। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक आम आदमी की कंडीशन में कितना सुधार हुआ है। देखिए, सीधी सी बात है, बीजेपी के लोग जिस समय विपक्ष में थे उस समय पेट्रोल डीजल को लेके, महंगाई को लेके यही लोग प्रदर्शन करते थे, और आज की तारीख में लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया कर दिया, उसके नाम पे ये सारी चीजें कहीं ना कहीं गायब हो जाती हैं। तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी एक मैं स्टेटमेंट में सुन रहा था, क्षमा के साथ में ये स्टेटमेंट बीच में एक, आप 100 बार हमसे सवाल पूछ लीजिए और कई हजार बार डिबेट कर दीजिए महंगाई के मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, और सरकारों का भी डेटा लेकर बैठ जाइए और हम भी बैठ जाते हैं कि पहले महंगाई दर क्या था, पहले बेरोजगारी दर क्या था, पहले बुनियादी ढांचे में क्या विकास हुआ और अब क्या विकास हुआ, सब पे चर्चा कर लिया गया। आज चर्चा हो रही है। सिंह साहब, मैं बिल्कुल चाहूंगा ऐसे मुद्दे पे यदि आप सच में चर्चा करना चाहते हैं तो ये चर्चा बिल्कुल करी जाए। आज रैपिड ये जिस दिन ये मुद्दा रहेगा, विषय रहेगा, उस दिन बिल्कुल मैं आना चाहूंगा, चर्चा हो रही है। आप अगर किसी स्पेशल आंकड़े की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कहां से ला रहे हैं, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे भी क्या चाचा के नाते भारतीय जनता पार्टी पे कोई असर पड़ेगा? चलिए, फखरुल हसन चाँद साहब, आप कुछ बोल रहे थे, आप बोलिए, अब आपके पास टाइम है, बताइए। देखिए, एसएन सिंह साहब ने एक सवाल उठाया था जब हमने विधायक, कानपुर के विधायक की बात, तो एसएन सिंह साहब तो पत्रकार रहे पेशे से, अब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत से विधायकों को और पार्षदों को जानता हूं जो अपनी गाड़ी में जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए प्रोफार्मा तैयार रखते हैं, जो निवास प्रमाण पत्र के लिए प्रोफार्मा तैयार रखते हैं, और जब कोई क्षेत्र का व्यक्ति मिलता है तो सिग्नेचर करते हैं, स्टैम्प लगा के दे देते हैं। और इस तरीके के समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं और पार्षद भी। तो आप जब ये कहते हैं कि किसी बांग्लादेशी को सर्टिफिकेट दे दिया, तो हम किसी बांग्लादेशी को सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। किसी कोई व्यक्ति अगर जनप्रतिनिधि के पास आता है और कहता है उसे निवास प्रमाण पत्र चाहिए, तो कोई भी जनप्रतिनिधि, लेकिन अगर फखरुल साहब जब उसका दुरुपयोग हो जाता है तो सवाल उठता है। छोटा सा जनप्रतिनिधि पीएनआर जो देता है, अगर किसी कोई आदमी अगर उस पे सफर कर लेता है तो सवाल उठता है। और एफआईआर दर्ज किसने करा? भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कराए। घर जला किसका था? जमीन कब्जा किसकी हो रही थी? क्योंकि आप लोग अपराधियों के साथ खड़े होते और आज नहीं फखरुल साहब जो वाराणसी में बम विस्फोट की घटना को अंजाम दे रहा है, कानपुर में बम विस्फोट की घटना को अंजाम दे रहा है, अरुण जी, अरुण राजभर हमले कर रहा है, अरुण राजभर का कार्य करते हैं, अरुण राजभर के पास सीआरपीएफ कैंप पे जो हमला करता है, अरुण राजभर तो आपका चाल अरुण जी, अरुण जी सुनिए, एक सवाल अरुण जी से लेना चाहता हूं मैं। अरुण जी जिस तरह निकाय चुनाव की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस तरह नगर निगम की बात कर रहे हैं, देखिए जाहिर सी बात है कि जिस समय प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं थी उस समय से नगर निगमों में बीजेपी का आधिपत्य रहा है, ये सबको पता है। अब क्या है कि 14 नगर निगम बीजेपी के पास है, पहले 16 में से 14 नगर निगम बीजेपी के पास हैं, अब 17 नगर निगम हो गए हैं। तो आपकी पार्टी चूंकि नगर निगमों में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन आपका नहीं रहा है, तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा कि आप स्थानीय निकायों में जो ग्रामीण सीटें हैं वहाँ तक फोकस रखेंगे, या नगर निगमों में भी आप उसी तरह से ज़बरदस्त तरीके से चुनाव लड़ेंगे, और वहाँ पर आप किन मुद्दों को लेकर वोट मांगने जाएंगे? जाहिर सी बात है वो बीजेपी के अगेंस्ट ही होंगे। जी अरुण राजभर जी का फोन मुझे लगता है ड्रॉप हो गया। प्रकाश शुक्ला जी, प्रकाश जी, जिस तरह से सुभाषपा की हम बात कर रहे थे और जिस तरह से आम आदमी पार्टी है, सुभाषपा है,
जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के ठीक बाद से ही उसने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। बीएसपी भी तैयार है, आम आदमी पार्टी भी तैयार है और इसके अलावा समाजवादी पार्टी भी तैयार है। तो नगर निगम में आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के अलावा और कौन सी पार्टी बीजेपी को कहीं ना कहीं या तो रूरल एरियाज़ में या फिर अर्बन एरियाज़ में फाइट दे सकती है? देखिए रमन जी, मैं इस पर बहुत स्पष्ट शब्द बता दूं, कोई नहीं। एक ही जवाब है, कोई नहीं। कोई नहीं मतलब यदि कोई किसी पार्टी के सिंबल पे, आम आदमी पार्टी या किसी ऐसे सिंबल पे अगर यदि कोई जीत भी जाता है तो आप उसको निर्दलीय ही समझिए। आखिर में उसको एक जबरदस्ती उसको टिकट एक मिल गया, बात अलग है, नहीं तो वो निर्दलीय उसकी पुरानी कोई इच्छा रही होगी कि इस बार मुझे चुनाव लड़ना है और वो लड़ गया। देखिए लड़ाई साफ है, वो भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी का नगर निकाय में इस वक्त कब्जा है, किसी से छुपा नहीं है। अच्छा, हर जगह वो दिखता भी है और जिस तरीके से लोग काम करना शुरू कर चुके हैं। एक बार पिछले आपको याद होगा, एक शायद हम लोग साथ में थे डिबेट में, बड़ी चमकीली सड़कों की बात कर रहे थे एक सज्जन हमारे कि अब नई चमचमाती सड़कें बन गई हैं। बिल्कुल चमचमाती सड़कें भी बन गई हैं इस समय, बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। इतनी चमचमाती सड़कें बन गई हैं कि जहाँ पे कभी कूड़ा पड़ा करता था पिछले 4.5 साल से, वो 6 महीने से एकदम चमचमाती सड़क दिख रही है। काम बहुत हो रहा है, बीजेपी का दिख रहा है। लड़ाई जो भी अपोनेंट का वोट पड़ेगा अपोनेंट के अपोजिट पार्टी के लिए, वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के पास जाना है और कुछ नहीं, या फिर पर्सनल संबंधों पे जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है और आम आदमी पार्टी या किसी और का अगर उसने टिकट ले लिया या नहीं भी लिया, तो दोनों ही केस में वो निर्दलीय है। आप उसको किसी टिकट का, किसी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव ना ही मानिए। चलिए, हमारे साथ फखरुल हसन चांद भी जुड़े हुए हैं। चांद साहब, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। शिवपाल यादव का बयान भले ही आ गया हो कि किसी पद की लालसा नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है उनके साथ प्रसपा में जो लोग भी गए थे, जो भी उनके कार्यकर्ता थे, जो भी उनके प्रवक्ता थे, जो भी उनके लोग थे, वो डेफिनेटली चाहेंगे कि शिवपाल सिंह यादव को सम्मान मिले पार्टी में, जो अभी मिल रहा है उसके अलावा। मतलब उनको कम से कम ये लगे कि वापस आने का फैसला सही है। इस दिशा में पार्टी, ठीक है, पार्टी का अपना एक लोकतांत्रिक हिसाब किताब है, इस दिशा में क्या पार्टी को सोचना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, आदरणीय शिवपाल यादव जी के साथ हम लोगों ने 20 साल 22 साल काम, हम लोगों ने समाजवादी पार्टी में, और प्रसपा के जो लोग हैं वो हमारे लिए कोई नए लोग नहीं। इसमें एक मिनट सम्मानीय प्रवक्ता जी, इसमें कितने 20 से 22 वर्ष आपने साथ में काम किया है आप लोग? जी। और इसमें बीच में ये 6 साल गिने हैं कि माइनस है या प्लस है? जो 6 साल की आप बात कर रहे हैं, आपने सोचा होगा, अगर कभी आप आदरणीय शिवपाल यादव जी से मिलिएगा और उनसे बात कीजिएगा। जी, तो बहुत विनोद प्रिय और बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, भेंट उनसे हुई। हाँ, तो नहीं, भेंट कीजिएगा तो आप बात कीजिएगा। समाजवादी पार्टी प्रस्ताव में कोई बहुत दूरी कभी नहीं। और जैसे कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि राजनीतिक दूरियां थी, लेकिन चाचा भतीजे में कहीं दूरियां नहीं थी, तो हम लोग तो उनको पहले भी चाचा मानते थे। और मैं जिस कॉलेज से करीब चाचा के साथ बैठ करके बात नहीं किए होंगे जितना यहाँ बतिया रहे हैं। अच्छा, सुन लीजिए, सैकड़ों बार हम बैठ करके बात किए। अरे आपकी उनकी तकलीफें ऐसा कहते थे, वो तो हम आपको बता नहीं सकते। अरे हमारा भतीजा जितना अपमान मेरा किया, मैं तो कसम खाता हूँ दोबारा उसके यहाँ जाऊंगा ही नहीं। अब मैं दोबारा जब उनसे मिलूंगा तो पूछूंगा कि ये कसम खाए थे कि मैं भतीजे के पास नहीं जाऊंगा, मेरा अपमान इतना किया, मुझे इतना सताया, मुझे इतना बदनाम किया, और उनके कार्यकर्ताओं ने मुझे क्या क्या गालियां की तरफ थे और एक तरफ समाजवादी पार्टी के साथ में भक्ति दिख रही थी। आज क्या मैसेज दिया जा रहा है? बहुत सदी हुई राजनीति के साथ लोगों को लेके आए हैं। भारतीय समाज पार्टी अपनी राजनीति में, अरुण भाई आपकी बात के जवाब तो बस भाषा पे थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि चाचा से उनकी दूरी नहीं रही। अरे मेरी बात तो चाचा तो ये कह रहे थे कि असली समाजवादी हम हैं, नकली समाजवादी वो है। वो तो अच्छा अरुण जी चलिए, अरुण जी कंक्लूजन, अरुण जी मैं कंक्लूड करूंगा। अच्छा एक बात बताइए, एक आखिरी सवाल बता दीजिए, आप बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी के विरोधी हैं? चाचा के साथ हैं या चाचा के विरोधी हैं? आप ये बताइए, आपकी पार्टी कैसे? हम रग पे सीधे हाथ रख देंगे तो कैसे चलेगा? देखिए, हम जनता के साथ हैं, जनता के मुद्दों के साथ हैं,
जिन मुद्दों के साथ समाजवादी पार्टी कभी खड़ी नहीं हो सकती जी, और जिन मुद्दों के आधार हम विपक्ष में हैं, हम मानते हैं लगातार कौन असली राष्ट्रवादी, कौन नकली राष्ट्रवादी, कौन असली समाजवादी, कौन नकली समाजवादी पर डिस्कशन हुआ। जनता की बात अभी आखिरी में निकली चाहे वो है। बिजली का बिल का मुद्दा ये हो, जनता की जो बात चाहे है शराबबंदी का एकदम मुद्दा लास्ट हो, में निकली है, चाहे गरीबों जिनसे सारे वोट लेने थे। गरीबों का जो है मकान गिराए जा रहे हैं उसके मुद्दे हो, और चाहे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा। बताइए, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, और अभी हमने हाल में जी, सैफई में हमारे पत्रकारों ने सवाल पूछा श्री अखिलेश यादव जी से कि 52% आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए पिछड़ों का, तो सवाल का जवाब क्या आया मालूम है? कह रहे हैं कि ये भाजपा की भाषा है, भाजपा इशारे पर बोलवा रही है। अच्छा, पिछड़ों का आरक्षण 52% करने की बात अगर हम कर रहे हैं तो इसमें भाजपा कहां से दिखाई देती है? मतलब समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर खामोश रहेगी और उत्तर प्रदेश के चलिए, आप सबका अब हमारे पास वक्त की कमी है। और बाहर आकर एहसन सिंह साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फखरुल हसन चांद साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अरुण राजभर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रकाश शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिला जुलाकर चाचा का आना डेफिनेटली समाजवादी पार्टी में एक नई जान फूंकने का काम करेगा, लेकिन चाहे वो निकाय चुनाव हो या नगर निगम के चुनाव हो या 2024 के चुनाव हो, मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये सिचुएशन ज़रूर बनेगी कि जनता भी इस बात को आइडेंटिफाई करेगी, इस बात को रियलाइज़ करेगी कि सचमुच कौन उसका हितैषी है और कौन उसका हितैषी नहीं है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार।